हेलो फ्रेंड्स। जो आपका कोड है 822 AX, इसका पार्ट 3 चलेगा। और पार्ट 3 में जो सवाल कराने हैं वो सवाल पाँचवें का घ से शुरू होंगे। पाँचवें का घ ही रह गया था उस दिन, तो पाँचवें का घ सवाल आज हम करा रहे हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाती है। तो दैनिक व्यय दे रखा है, ठीक है ना। बड़ा सवाल है, व्यय दिया हुआ है, परिवारों की संख्या दी हुई है, परिवार है, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी आपको। क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन सी विधि लगवा रहा है इसमें, कोई विधि का नाम दिया है। पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्ययों का माध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है जी, ठीक। तो इसमें व्यय दे रखा है, यानी कि वर्ग अंतराल है 100 से 150, और 150 से 200 कहाँ रुक रहा है, 350 पे जाके। 200 से 250 है, 250 से 300 है, और 300 से 350 है। परिवार जो दे रखे हैं वो 4, 5, 12 है, 2 और 2, ये परिवार दे रखे हैं। पद विचलन विधि में आपको देखो जी, ये जो है वर्ग अंतराल दे रखा है, और वर्ग अंतराल के बाद जो ये दे रखा है इसको f बोल सकते हैं आप, ठीक है। FI या f बोलेंगे। उसके बाद जो चीज़ आपको निकालनी है वो x निकालनी होगी, क्योंकि पद विचलन विधि में फॉर्मूला जो यूज़ होता है, वो फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है उसमें आपको xi ज़रूरत पड़ेगी, ui की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले x निकाल लें, और x जो होगा वो वर्ग अंतरालों का माध्य पद होगा। 100 प्लस 150 बटे 2, x निकल के आएगी। 100 प्लस 150 कितने हो जाएंगे, 250, और 250 का आधा 125 हो जाएगा जी। यानी कि इनके बीच की वैल्यू ले लो। इनमें 50-50 का अंतर है, तो यहाँ भी 50-50 का अंतर आता चला जाएगा। 175 हो जाएगी, फिर 225 हो जाएगी, फिर कितना हो जाएगा, 275 एंड 325। हाँ जी, पद विचलन विधि द्वारा ही पूछा है। सब कुछ सही दे रखे हैं। 4, 5, 12, 2, 2, 100 से 150, 150 से 200, अच्छा जी, और 200 से 250, बाकी तो सब कुछ सही है। ये XI हो गया, I मान लें आप इसे, ये FI हो गया, ठीक है जी। अब आपको निकालना है UI, और UI जो होता है वो x माइनस ए अपॉन एच होता है। तो x माइनस ए, एक्स आई ये है, एक्स आई या x, और a जो होगा, a आपको मानना पड़ेगा। तो x में, बात समझना, x में a जो मानना है हमको, ये जो a है, ये a होता है अपनी इच्छा से एक, आप ऐसी वैल्यू मानने के लिए आप 125 भी मान सकते हैं, 175 मान सकते हैं, उस वैल्यू को माने जिस पर कैलकुलेशन आसान हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स आई में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आप उसे भी ना माने, सबसे छोटी वैल्यू होगी आप उसे भी ना माने, आप बीच की, लगभग बीच की वैल्यू आप मान लें।
ज़रूरी नहीं 225 माने, जो इसमें ना भी हो आप उसे भी मान सकते हैं। 200 से भी आप सवाल कर सकते हैं, 200 मान लेंगे तो भी सवाल हो जाएगा। देखो एच जो होता है वो इनका अंतर होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एच हो जाएगा 50। जो वर्ग अंतरालों का अंतर है उसको एच बोलेंगे। और ए जो माना है आपने, ए हम माने ले रहे हैं 225। ठीक है जी, ए 225 मान रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में जो चीज़ आसानी हो जाए उसको आप मानते हैं। तो आप सोच के देखें कि x में से आपको a घटाना है, 125 में से 275 घटाने। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि आपको बीच का मानना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ वैल्यू माइनस के आएंगे, कुछ वैल्यू प्लस के आएंगे, तो उन्हें जोड़ने घटाने में छोटी कैलकुलेशन आएगी जिसमें आप भाग देकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 125 में से 225 आप माइनस करें, कितना आ जाएगा, 100 आएगा, माइनस के 100 आएगा, और माइनस के 100 में भी एच से यानी कि 50 से भाग दें तो माइनस के 2 आएगा। 175 और 25 इसको घटाएं, 50 आएगा, 50 में 50 से भाग देंगे -1 आएगा। 225 में 225 से पहले तो घटाना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा। 275 में से 225 घटाएं, 50/2 यानी कि प्लस का, सॉरी 50/2 नहीं, 50/50, हाँ जी 50/50 +1 आ गया। एंड 325, 325 में से 225 घटा लो, 100/100 कितना आ जाएगा, 50/2। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन आ गई। उसके बाद क्या काम होता है, एक सारणी और बनानी पड़ेगी इसमें, मतलब एक खाना और बनाना पड़ेगा सारणी। FI/UI के लिए, मतलब F की मल्टीप्लाई करनी होती है इसमें, 4 की गुणा कर दो, ये होता है FI/UI, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 की गुणा -2 में करो, -8 आ जाएगा। पद विचलन विधि है ही ना, कभी मैं कुछ वैसे ही करता चला जाऊँ। ठीक है, पद विचलन विधि है। 5 की गुणा -1 में करेंगे, एंड 12 की गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे, एंड 2 की गुणा 2 में करेंगे। ठीक है जी, बाकी तो सब सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना होता है सिग्मा FI और UI, यानी कि इन सभी का जोड़ करना है। 8 5 13, माइनस के 13 में से आप 2 घटा दें, -11, माइनस के 11 में से भी और 4 घटा दें तो -7 आ जाएंगे। और आपको जो करना है वो सिग्मा FI करना है एक, तो सिग्मा FI कितना होगा, 2 और 2 4, 12 4 16, 16 और 5 होते हैं 21, 21 और 4 हो जाएंगे 25। तो फॉर्मूला माध्य निकालने का वो होगा x बार बराबर a प्लस h सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। a जो आपने माना था 225 प्लस h 50-50 का अंतर था, सिग्मा FI -7 और सिग्मा FI 25। इस कैलकुलेशन को आगे करें, 225 माइनस हो जाएगा क्योंकि -7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 में, तो माइनस, और 50, देखो जी 25 से इसको डिवाइड कर दो 2 बार, और 7 की गुणा 2 में हो जाएगी, प्लस की गुणा माइनस में हो जाएगी तो -14 हो जाएगा। और 225 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा
211। ठीक है जी, ये तो सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 6 का के छठे का क्या करते हैं। कहाँ गया डस्टर? हाँ जी, ये सही है ना एकदम। फॉर्मूला A+H सिग्मा FI UI, हाँ जी UI था, XI गलत लिख दिया, UI था, UI है जी, FI UI अपॉन सिग्मा FI। H है, A की वैल्यू 225 थी, H की वैल्यू 50, ये माइनस आते हैं, 8 5 13 है, -13 है, और ठीक है 5 और 9 12 21, 21 और 4 25, ये भी ठीक है जी। चलो सवाल करते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 6 का कै जो है, 6 का क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण 3/4x² -8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं इस बात का पता चलेगा, आप ax² + bx + c = 0 से आप तुलना करें पहले। तो तुलना करने पर a = 3/4, b = -8 एंड c = 3 आएगा। और वास्तविक हैं तो इस बात का पता चलेगा, वास्तविक हैं तो वो जो b² - के 4ac आता है वो हमेशा कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। और मूल की बात होती है, वैसे 0 के बराबर भी आ सकता है। तो आप निकाल के देखें, -8 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3/4 × c की वैल्यू 3, 4 4 जा कट जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वेरी गुड, 8 8 जा 16, 4 और 3 3 जा 9, 64 में से आप 9 घटा लें कितने हो जाएंगे जी, 14 में से जाएंगे तो 5, और कितने होंगे जी, 5। ये हमेशा 0 से बड़ा ही है। तो यहाँ पर ये तो पक्का हो गया कि ये 0 से बड़े हैं, अतः मूल वास्तविक है। अब क्या गलती हो गई, हिंदी ना लिखी जा रही आज तो। और वास्तविक हैं तो इनको ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, ज्ञात तो तभी करोगे, पहले समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। 3/4x² -8x + 3 = 0। आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, कि इसका पहले एलसीएम ले लें, तो 3x² -8 चौक 32x + 4 दिया 12 = 0, यानी कि गुणा करें तो 12 36
और जोड़ें तो 32। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो दराचार्य से होंगे। a बराबर 3 एंड b बराबर -32 एंड c बराबर 12। तो दराचार्य फॉर्मूला से यहाँ आप करें तो -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस रूट में हम जो रखेंगे वो ये वैल्यू रखेंगे 55 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 रखें। तो 32 प्लस माइनस रूट 55/6 ये x की वैल्यू आएंगे। एक बार इसका आंसर चेक कर लें, ऐसे सही होना चाहिए। देख लेते हैं फिर भी। 16 और प्लस माइनस 2 रूट 55 अपॉन में 3 दे रखा है। मूल तो वास्तविक हैं। तो 16 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस ये कैसा आंसर आ रहा है? माइनस b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ओ, एक गलती कर दी। आइए हमने b² 4ac आप निकाल के दिखा दिया, लेकिन abc ये लगाए हैं। तो आप एक काम करें कि abc अगर इनको लगा रहे हैं तो फिर कंपेयर ना करके वो ही मान रखें समीकरण में। सवाल तो आंसर तो सही आ जाएगा। अभी करते हैं, देखो। फिर इसको भी सॉल्व मत करो, एलसीएम भी मत लो। फिर आप क्या करें, डायरेक्ट जो a है 3/4 और जो b है -8 एंड जो c है 3 उसी को रखें और x बराबर -b मतलब +8 और प्लस माइनस रूट में b² को इसको 55 को रखें। 55 ये जो है कहाँ है जी, 55 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3/4। 2 से इसको 2 बार करें और ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 8 2 जा 16 प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और अपॉन में 3 चलेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ रहा था। हम इसका आंसर और भूल गए देखना। 5वें का जो गह था 211 वो भी सही आ रहा था। छठे का ख सवाल देखो जी। छठे का जो ख सवाल है, आज तब ये डाउन है भाई, देखा नहीं जा रहा है, आंखों में सांस निकल रहे, बुखार में है। किसी मीनार के आधार से एक ही तल में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। खैर सवाल कोई हार्ड नहीं है। इसमें कह रहा है जी, सवाल इस तरीके से है कि मीनार की ऊपर वाले शिखर को मीनार से ए दूरी पर और मीनार से ही बी दूरी पर, मीनार से ही बी दूरी पर ये ए पॉइंट एंड ये बी पॉइंट, यहाँ से मीनार के शिखर को देखा और मीनार के शिखर को देखा जाए तो जो कोण बन रहे हैं वो कोटि पूरक हैं। याद रखना, जब भी नाम कोटि पूरक आए
तो एक कोण आपको थीटा मानना है, दूसरा कोण आपको 90 माइनस थीटा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोण ही थीटा माना जाए, आप इसको थीटा मान सकते हो और यहाँ थीटा मान लिया तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी आप मान लो, डी भी आप मान लो। त्रिभुज ए डी सी में देखो जी, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, लंब की बात कर रहा है, आधार हमें दे रखा है, लंब आधार tan में चलते हैं तो tan थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, सी डी बटे आधार की वैल्यू ए। कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा सी डी बटे ए। इसको उल्टा कर दें, कॉट का उल्टा क्या होगा 1/10, या कॉट का उल्टा सीधा सीधा क्या कर दें, tan थीटा बराबर ए बटे सी डी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट चित्र। अब त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, ए ना लेकर सी डी और बी, ये वाली लाइन भूल जाओ, 90 माइनस थीटा भूल जाओ, ए भूल जाओ। एक लाइन है सी डी और बी, एक ही लाइन इस तरीके से, एक ही लाइन सी डी बी। फिर से वही tan थीटा, वहाँ तो थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर लंब सी डी और बटे में जो आधार लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b दे रखी है उसने। tan थीटा की वैल्यू ये रही a अपॉन सी डी और सी डी अपॉन बी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से रखा है a अपॉन सी डी। ए की गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और सी डी की गुणा सी डी में करेंगे तो सी डी हो जाएगा स्क्वायर में, और ये स्क्वायर इधर को कर दें तो रूट ए बी बराबर सी डी इसका आंसर होगा। और इसमें सिद्ध करवा ही रहा था कि जी मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। वो कह रहा है यदि ए बराबर 18 मीटर हो और बी बराबर 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर आ रहा है रूट ए बी। वो कह रहा है जी ए बराबर 18 रख दें और बी बराबर 32 रख दें। अब देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 18 गुणा 2 गुणा 32 को तोड़ा गया है 2 गुणा 16 में, तो ध्यान रखो 18 दूनी कितने होंगे 36 और 16, 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। यही होगा जी, मीनार की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी। सॉरी मीटर में होगी, सेंटीमीटर क्या होगी, मीटर में होगी। छठे का गे करेंगे, जरा मिटा दें इसको। ऊंचाई दूरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसने चित्र बनाने सीख लिया वो सवालों को कर देगा। जिस पे ऊंचाई दूरी में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में चित्र ही बनाने नहीं आते वो कुछ नहीं कर पाता। छठे का गे सवाल जो है, छठे के गे में लिखा हुआ है खिलौना त्रिभुज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दे रखी है एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। एक ऐसा खिलौना है अर्धगोला बना रखा है, उस पर एक शंकु के टाइप का है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5। ये सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है, अच्छा सवाल है। अब आप सोचें कि जब त्रिज्या 3.5 है, एक गोले के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या होती है, आधे गोले की वो बात कर रहा है, तो आधे गोले में ये भी तो त्रिज्या है 3.5 ये हुई।
अब 3.5 ये नीचे को हुई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी रह गई यहाँ तक? 15.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगी, मतलब 12 रह जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो संपूर्ण हाइट, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5। शंकु की जो हाइट है वो 15.5 माइनस 3.5 हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठ जब निकालोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको क्या लगाना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस करना है इसी में शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आप ये सोचेंगे कि बोला गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकलवा रहे हैं आप जी वक्र पृष्ठ। इसका एक रीजन है। अगर अर्धगोला ऊपर से ढका हुआ ना होता या शंकु नीचे से ढका हुआ ना होता तो आप संपूर्ण पृष्ठ ही लगाते, वक्र पृष्ठ नहीं लगाते। जब किसी चीज़ के सारे पृष्ठ खुले हुए ना हो तो वहाँ पर वक्र पृष्ठ काम करता है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होगा 2πr², और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा πrl। अब आप सोचो, ये जो चीज़ यहाँ पर मैं चौक फिरा रहा हूँ, इस त्रिभुज को मैं थोड़ी देर के लिए अलग कर रहा हूँ। ये आपके लिए 12 दे रखी है, ये 3.5 है, तो ये कितनी है? पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे जब निकाल के लाओगे ये L। तो पाइथागोरस थ्योरम इधर लगा लें। L का स्क्वायर बराबर होगा 12 के स्क्वायर के प्लस 3.5 के स्क्वायर, 144 प्लस 12.25। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 156.25। तो L बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 12.5। ये L आ गई जी। 2, इसमें से एक काम हो जाएगा, आप πr कॉमन ले लें, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे बचेगा 2r प्लस पाई की वैल्यू 22/7 रख दूँ, गुणा r की वैल्यू 3.5 रख दूँ। 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो रख ही दूँ, कभी तुम कहो। 7 से इसको काट दो 0.5 बार, और 22 पंजे 110, यानी कि 11 ही आएगा। 22 की गुणा 0.5 में करोगे तो 3.5 दूनी 7 प्लस 12.5, और 11 गुणा 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19.5, यानी कि 11 दूनी 22 में से 5.5 कम कर लो। चलो 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99, और 5 हो जाएंगे 104। 11 कम 11 और 10 कितने? 11 और 10 हो जाएंगे। क्या ये सही आ रहा है भाई? एक बार चेक कर ले आंसर, गुणा तो गलत नहीं हो गई? अरे हो जाए भाई इधर को। इसका आंसर है 214.5, बिल्कुल सही है जी। सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही, क्षेत्रफल है तो। ठीक है, आगे सवाल है छठे का घ। बहुत बढ़िया सवाल आया है।
कि माध्यक निकालना है, मतलब माध्यिका की बात कर रहा है। प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांक का मतलब x दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, f दे रखा है। यहाँ पर आपको CF निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है, और प्राप्तांक वर्ग अंतराल दे रखे हैं भाई। x तो हमने निकाली नहीं, खैर x निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 10 से 15 दे रखा है, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5, 6, 10, 15, 9 और 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका जोड़ करना है, सिग्मा एफ करना है। और सिग्मा एफ क्या करें, आप जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। जो संचयी बारंबारता लास्ट में आएगी वो इनका सम होगा। 5 का 5 होगा संचयी बारंबारता में, तिरछे जोड़ते चले जाते हैं। 5 और 6 11, 11 और 10 हो जाएंगे 21, 21 और 15 हो जाएंगे 36, 36 और 9 हो जाएंगे 45, और 45 और 5 हो जाएंगे 50। मतलब ये कि सिग्मा एफ जो है वो 50 आया है। हम यहाँ पर सिग्मा एफ या एन, इनको एन भी रख सकते हैं। एन बराबर जब 50 आया है तो एन बराबर सिग्मा एफ ना लिखूँ, इसको एन ही लिखूँ, तो एन बटे 2 कितना आएगा, 50 बटे 2 25 आ जाएगा। अब 25 को आपको देखना होगा संचयी बारंबारता में कि ये कहाँ पर आता है। संचयी बारंबारता में 25 जो आएगा वो 21 के बाद में 36 में जाएगा, तो 36 वाली लाइन जो होगी उसी में ये जो f है यहाँ पर f लिखा जाएगा, और जो छोटी वाली लिमिट है इसको बोला जाएगा l। ठीक है। और संचयी बारंबारता जो ली जाती है जिस लाइन में आता है उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता ली जाती है। 21 को आप संचयी बारंबारता ले लें। h जो ज़रूरत पड़ती है वो h होता है इनका अंतर, सभी का अंतर 5 5 का। ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला जो होगा वो L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन f मल्टीप्लाई h होगा। L 25, n बटे 2 25 माइनस सी एफ जो है वो 21 है, अपॉन में f जो है वो 15 आया है, और गुणा में h 5 चल रहा है, 5 दिया 15। 25 प्लस 25 माइनस 21 4 बटे 3, और 25 प्लस 4 बटे 3 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। मतलब ये कि जोड़ने के बाद में 26.33 इसका माध्यिका आएगी, माध्यक आएगा। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। सही है जी, 26.33 आ रहा है। लास्ट सवाल, लास्ट कहाँ है, अभी तो इसमें बहुत सारे, अथवा में बहुत सवाल है भाई। सवाल नंबर 7वें का क्या, कुछ निश्चित छात्रों, निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से बांटे गए। ओ, सवाल कुछ बांटने के ऊपर आधारित है। बाद में पूछा है छात्रों की संख्या, तो माना छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आप x मान लें। देखो x छात्र हैं, आप एक तरह से ये मान के चलें
कि जैसे 300 सेबों को बांटा गया 10 छात्रों में, तो 10 से भाग दे देंगे आप, जब ही पता चलेगा कि एक छात्र को कितने मिले थे। तो 300 में 10 से भाग देंगे तो 10 वो 30 आ जाएगा, यानी कि एक बच्चे को 30 मिल रहे हैं। ऐसे ही x बच्चे हैं यहाँ पर, तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को मिले सेब 300 सेबों को x बच्चों में बांट दो, 300 बटे x मिलेगा। उसने बाद में जो लाइन में कहा गया कि यदि 10 छात्र और आ जाएं, अब बात समझना कि 300 बटे x, अब जगह यदि छात्र बढ़ते हैं, आप सोच के देखें कि 300 सेबों को 10 बच्चों में बांटे तो 30-30 आते हैं। अब छात्र बढ़ाए जाएं, 15 करे जाएं, छात्र कर दिए जाएं 15, तो 15 बच्चों में क्या 30-30 सेब ही आएंगे? अब 30 नहीं आएंगे, कम आएंगे। तो जो कम आएंगे, प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो आप सोच के देखो, 300 सेबों को बांट रहा है, वो कह रहा है जी x बच्चों की जगह x प्लस 10 हो जाए, यानी कि 10 छात्र और आ जाएं, तो ये कम आएंगे। अब ये प्रत्येक को पहले इतने मिल रहे थे, अब प्रत्येक को इतने मिल रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो एक सेब का अंतर पड़ जाता है, प्रत्येक छात्र को एक सेब कम मिलता है। तो एक कम मिल रहा है, वैसे भी ये पहले ज़्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं, वो भी एक का अंतर है। तो ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। 300 आप इसमें से कॉमन ले लें, 1/x माइनस 1/x प्लस 10। 300 इसको एलसीएम लेंगे तो x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये x से x कट गया, 300 गुणा 10 कर दोगे तो 3000 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x की मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो वो भी ये हो जाएंगे। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ना होके माइनस 3000, यानी कि गुणा करें तो 3000 और घटाएं तो 10, 6 यानी कि 60 और 50। मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिखे दे रहा हूँ, x प्लस 60 और x माइनस 50, और माइनस वाला जो होगा वही आंसर होता है, तो x माइनस 50 को 0 के बराबर रख दो, 50 इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब ये कि x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है जी। इसी में अथवा में एक सवाल और दे रखा है कि अथवा वाले सवाल में क्या है, अथवा में सवाल है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अगर आप बाद में x इज नॉट इक्वल -4 एंड 7, x के मान कभी भी -4 और +7 नहीं आ सकते। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, x माइनस 7 की गुणा इस 1 में, x प्लस 4 की गुणा इस 1 में, अपॉन में इन दोनों की गुणा जब करोगे तो इन दोनों की गुणा करने के बाद आएगा ये। मैंने एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट कर दी है, तो आप इसको समझ लेना। देखो जी, x से x कैंसिल, 7 4 11 माइनस 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, गुणा करें 28। यहाँ पर फैक्टर शायद नहीं होंगे तो आगे ही करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लें। 11 से 11 कैंसिल, एक बार कटेगा यहाँ पर, 30 की गुणा एक में करेंगे -30 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की गुणा इधर करेंगे 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। इस -30 को भी इधर ही लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस के 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x घटाएंगे तो 2, यानी कि गुणा करें 2 जोड़ें 3, यहाँ पर भी डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूँ, x माइनस 3, सॉरी गुणा करके जोड़ने पर 3 आ रहे ना, तो
x+2 क्या, x-2 और x-1, मतलब ये कि x के 2 मान आ सकते हैं यहाँ से, एक 2 प्लस का और एक प्लस का 1। यही इसका आंसर होगा। अब सवाल जो बाद के हैं ख और सेकंड भी है एक, यानी कि सारे सवाल सिद्ध करने वाले हैं। चलो जी, सारे सवालों को भी सिद्ध करेंगे। जो तीसरे का 7वें का ख क्वेश्चन है, 7वें के ख में भी पहला जो है उसमें एक चित्र बना हुआ है और उसमें ये लाइन लिखी हुई है, ए डी बी, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ सी एंड यहाँ पर ई। एक जो पहली लाइन है उसमें लिखा हुआ है त्रिभुज यदि ए बी लंब है बी सी पर, ए बी लंब है इस बी सी लाइन पर और डी ई लंब है ए सी पर, डी ई लंब है ए सी पर, तो ये कोण जो है ये 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है जी, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, अच्छा जी ये चीज़ दिखानी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए ई डी के, ए ई डी के। दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए आपको चीज़ें सिद्ध करनी होती हैं, या तो आप दो भुजा एक कोण सिद्ध कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, या दोनों कोण बराबर सिद्ध करें। तो देखते हैं, दोनों के चित्र अलग अलग बनाए ले रहे हैं। एक ये वाला कोण मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ए डी और ई। एक त्रिभुज ए बी सी है ही, यहाँ 90 डिग्री है ए बी। अब गौर करना कि यहाँ पर लिख लें कौन कौन से हैं त्रिभुज ए बी सी, व त्रिभुज ए ई डी में, इन्हीं में तो सिद्ध करना है। अब ए बी सी में इस बड़े वाले त्रिभुज में ए कोण जो है इस कोण के बराबर नहीं होगा। बड़े वाले कोण में ए कोण आ रहा है, ए ई डी में छोटे वाले त्रिभुज में भी ए कोण आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही कोण समान हैं। एक बात तो ये सिद्ध हो गई। बाद में लिखेंगे कि एंगल 90 डिग्री के एंगल को ऐसे ही बनाया जाता है, एंगल ए ई डी, ये पहले ए बी सी लिख रहे हैं तो ए बी सी बराबर एंगल ए ई डी, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, बी भी 90 डिग्री का था। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी अपने आप आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल समरूपता, ठीक है जी। एंगल समरूपता लगते ही ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी के। इससे जो नेक्स्ट वाला सवाल है सेकंड, उसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक सॉरी गलत सवाल पढ़ लिया क्या, हाँ जी, सेकंड है चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। चलो जी चित्र वाले को बनाते हैं। ए बी डी और सी, आप सोच के देखें, इधर 90 डिग्री बना रखा है तो एक लाइन पर जब ये लंब पड़ा है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा,
ठीक है ना। और ये सी बाद में कह रहा है वो कि कोण ए 90 डिग्री है, ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है जी। सिद्ध करवा रहा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी, ये सिद्ध करा रहा है। ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी। ओहो, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी करा रहा है। देखते हैं जी। त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी में, ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइए। अब ए बी डी में, ए बी और डी में ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है जी। कोण बी या इसे लिखें कोण ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। एक तो चीज़ ये सिद्ध हो गई। और साइड ए डी बराबर साइड ए डी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए भी ए डी साइड है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी ए डी साइड है। ये कॉमन साइड हो गई, ये भुजा भी बराबर हो गए हैं। और क्या चीज़ जो इसमें एक चीज़ और दिखानी है आपको, क्योंकि एक कोण बराबर, एक भुजा बराबर, एक और चीज़ बराबर करनी है। सोचकर बताएं क्या हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है जिसको आप बराबर दिखा सकते हैं। ऊपर दे रखा है जी उसने पहले यहाँ पर कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल बी ए डी बता रखा है एंगल डी ए सी के। दो एंगल बराबर हो गए, साइड भले ही ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल साइड, एंगल समरूपता से दे रखा था उसने, त्रिभुज में लिखना भूल गए हम। ये समरूपता हो गई तो बाद में आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज ए सी डी के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो इस वाले ए बी डी वाले त्रिभुज में आप क्या करेंगे कि ए डी यानी कि जो खड़ी भुजा है उसको पड़ी भुजा के अनुपात में ले जाओ बी डी। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, सी डी यानी कि ये जो है 90 डिग्री से लगी हुई, सी डी अपॉन में ए डी आ जाएगा। तो ए डी की मल्टीप्लाई ए डी में करो, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी की मल्टीप्लाई सी डी में कर दो, तो बी डी गुणा सी डी। यही सिद्ध करना था, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी। ठीक है जी, ये भी सवाल हो गया। सवाल नंबर इसका अथवा में और है एक, अथवा में है कि एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए। अच्छा जी, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 4 गुने के बराबर नहीं होता जी, ये सवाल गलत लिखा हुआ है। किसी एक ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा है सवाल। देखो ए मानोगे तो a/2 करना पड़ेगा ऊंचाई निकालने के लिए, ज़्यादा बेहतर होगा आप 2a मान लें सभी को। अब सवाल, अरे वो सवाल गलत है भाई, वो सवाल कुछ और है। सवाल तो सही सा लग रहा है, वो सवाल कुछ और है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। इसकी भुजा 2a माने ले रहे हैं जी,
ठीक है। माना त्रिभुज की साइड, ये आप अपनी इच्छा से माना है 2 है, आप वैसे a मान कर भी कर सकते हैं, x मान कर भी कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है साइड का स्क्वायर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा नहीं, भुजा का वर्ग जो है, चलो उसको तो बाद में करेंगे, पहले आपको हाइट निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पर। देखिए ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है आपको, जब ये यहाँ से यहाँ तक 2a है तो क्या ये a नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आधे में जाएगी। और ये कर्ण होगा, ये लंब है, ये आधार है। तो ऊंचाई का स्क्वायर, या आप ऐसे लिखें कि कर्ण स्क्वायर बराबर h स्क्वायर लंब, l लिखे दे रहा हूँ, प्लस आधार स्क्वायर, आधार ऐसा बना। कर्ण जो है वो 2a के बराबर है, तो 2a का होल स्क्वायर। लंब जो है वो निकालना है, तो लंब को मैं h स्क्वायर लिख रहा हूँ। और आधार जो है वो a है, 4a स्क्वायर इसका वर्ग होगा, a स्क्वायर को माइनस कर लो बराबर h स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ए स्क्वायर h पर जो है इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, बराबर रूट 3a बराबर h। अब उसने क्या बोला है कि साइड का वर्ग बराबर होता है हाइट के वर्ग के 4 गुने के बराबर। हाइट के, अच्छा साइड के स्क्वायर का 3 गुना और हाइट के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है, ऐसा लिख रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई साइड जो है वो 2a थी, और 4 मल्टीप्लाई हाइट जो है वो रूट 3a है। 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, और 4 तिया 12 है, a स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 है a स्क्वायर। ठीक है जी, सवाल तो एकदम सही था, मुझे लग रहा था वो सवाल कुछ और था जो मैं सोच रहा था। सवाल एकदम सही है। इसका लास्ट सवाल और रह गया है, उसको और देख लेते हैं, फिर तुम्हारा ये 822 AX वाला कोड पूरा हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट पेपर और करेंगे, वो तो पेपर भी नज़दीक आ लिए, तुम्हारे 16 फरवरी से पेपर है। देखो जी, लास्ट सवाल है कि चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा PR। ओहो, पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ Q है, यहाँ को, अच्छा ये समांतर दे रखे, यहाँ पर T, यहाँ पर S और यहाँ पर R। इसमें लिख रहा है कि कोण P जो है वो T के बराबर है, कोण P वो T के बराबर दे रखा है, और सिद्ध करा रहा है आर पी क्यू ये बड़े वाला त्रिभुज RTS के बराबर होगा, छोटे वाले त्रिभुज के बराबर होगा। बराबर नहीं, समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, लो जी समरूप दिखाना है, कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है इसमें, देखो ये कोण इस छोटे वाले में और ये कोण इस बड़े वाले में बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है एंगल P बराबर है एंगल T के। छोटे वाले त्रिभुज में T है, तो एक तो कोण ये बराबर हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एंगल R, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल R जो है ये बराबर होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी R ही। मतलब समझ नहीं आया इसका, मतलब यह है
कि इस बड़े वाले त्रिभुज का भी एक कोण R है और इस छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण R है। इसीलिए दोनों त्रिभुजों के लिए ये कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है। उभयनिष्ठ कोण है, दो एंगल बराबर हो गए। यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल समरूपता। समरूपता या समरूपता से तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ओके जी, आपका 822 AX कोड कंप्लीट हो गया।